बिल्कुल, और बात कर लेते हैं हमीरपुर की, जहां पर NH 34 हाईवे पर कार में आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से। NH 34 पर एक कार में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। हादसे के वक्त कार से ड्राइवर ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। और ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। भीषण आग लगी थी कार में। हमीरपुर में NH 34 पर यह आग लगी कार में। सदर कोतवाली के बेतवा नदी पुल के पास की यह घटना है। गनीमत यह रही कि कार का जो ड्राइवर था उसने कूदकर बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। NH 34 है ये जहां पर इस कार में आग लगी। हमीरपुर की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आपको। कार के ड्राइवर ने बमुश्किल बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और कुछ ही देर में देखते ही देखते ये कार जलकर खाक हो गई। हालांकि आग किस वजह से लगी ये जांच का विषय है। और अब बात गोरखपुर की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना की दूसरी लहर लगातार कहर बरपा रही है। आपदा में राहत देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक पहल की है। RSS ने 50 बेड का निःशुल्क आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है। यहां पर रहने से लेकर दवाएं तक सब निःशुल्क हैं। यहां पर नॉर्मल कोविड पेशेंट आइसोलेट हो सकते हैं और महामारी में RSS की ये पहल कुछ लोगों को राहत जरूर देगी, क्योंकि उस दौर में ये पहल की जा रही है जब बेड्स की पूरी तरीके से कमी हो चुकी है और लोग दर दर भटक रहे हैं। तो गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है। गोरखपुर में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सराफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने सभी सराफा व्यवसायियों के साथ बैठक की। बैठक में पूरे 5 दिन यानी शुक्रवार की रात 8 बजे के बाद शनिवार और रविवार को सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन के अलावा अगले 3 दिन यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को दुकान बंद करने का फैसला लिया गया। बैठक के दौरान सभी व्यापारियों से यह अपील की गई है कि वो 5 दिन तक अपनी दुकान को नहीं खोलेंगे। सहारनपुर में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से बाजार बंद करने की अपील की गई। अपील को अनदेखा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है। 8 बजते ही बाजारों में सभी दुकानें बंद करवा दी गई। वहीं SP सिटी ने बाजारों का जायजा भी लिया। अनाउंसमेंट की गई और लोगों को बताया गया कि वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो चुका है, दुकानें बंद कर दीजिए और जो लोग नियमों को नहीं मान रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। अलीगढ़ के जिला मलखान चिकित्सालय में बच्चे कोविड जांच करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी BP कल्याणी ने इस मामले की जांच के लिए शहर के कोविड-19 जांच के इंचार्ज राहुल कुलश्रेष्ठ को जांच सौंपी है। जानकारी इस तरह की जानकारी आई थी कि जो आपका हॉस्पिटल है मलखान सिंह, वहाँ पे किसी बच्चे को टेस्ट करते हुए देखा गया था। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो गलत है। और जो भी उसमें जांच करने के बाद देखेंगे कि अगर उसमें जो है कोई लापरवाही किसी की मिलती है, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। तो जांच तो होगी, लेकिन परिणाम आएंगे या नहीं आएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि जांच तो होती है लेकिन रिजल्ट आता नहीं है कभी। कोरोना के कहर से सभी जिले परेशान हैं। यूपी के कई जिलों में ऑक्सीजन और कोविड-19 रक्षक दवाइयों की किल्लत है। चारों तरफ चीख पुकार मची है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, तो कहीं ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर लोग अपने मरीज को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। गोरखपुर में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। एक और जहां सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, तो वहीं ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। ऑक्सीजन की जहां तक की कोई कमी नहीं रही। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो गया था, तो सप्लाई कर रहे थे तो उनको कोई दिक्कत थी, तो उसके चलते हमने DM साहब ने BRD मेडिकल कॉलेज से 500 सिलेंडर ले रखे थे, बड़े सिलेंडर, जो हम लोगों ने सभी प्राइवेट नर्सिंग होम में अपने जिला 100 बेड TB हॉस्पिटल में सप्लाई किया। तो चारों तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है। बागपत में अस्पताल की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। यहां एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दिए बिना ही गंभीर हालत में कोविड-19 के मरीज का इलाज चल रहा था। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल पर छापेमारी की और गंभीर हालत में भर्ती कोविड-19 के मरीज को खेकड़ा कोविड-19 सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल में जाते युवक ने दम तोड़ दिया। उसकी ऑक्सीजन का लेवल आधा हो गया था।
साथ ही अस्पताल में दूसरी बीमारियों के लिए भी भर्ती मरीजों को अब दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। तो चारों तरफ बदहाली है। उत्तर प्रदेश से लगातार अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं मरीज सांसों के लिए संघर्ष करता दिख रहा है तो कोई ऑक्सीजन के लिए मिन्नतें। स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कोई नहीं डॉक्टर है, बनाओ वीडियो। बेचारे ये लोग क्या करेंगे? कोई डॉक्टर है देखने वाला कि यहाँ शासन प्रशासन कोई होते हुए भी कोई किसी की इलाज नहीं कर, लोग मर रहे हैं। करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं और बेफिक्रियों से भरे सिस्टम में फंसे इंसानी जिंदगी के लिए भला इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है? त्रासदी ही तो है हुकूमत और हकीमों को ये बताना पड़े कि साहब हम इंसान हैं, पशुओं सा सलूक खुदा के लिए हमसे न करो। जरा देखिए तस्वीर। मरीजों के बीच एक शव कई घंटों से बेड पर पड़ा था, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि शव हटना चाहिए। यकीन करना मुश्किल होता है कि हम किसी सिस्टम में जी रहे हैं। ऐसे हालात तो खाना बदोश जिंदगी के माहौल में भी नहीं बनते होंगे। ये देखिए, एक मुर्दा पड़ा है 4 दिन से, एक मुर्दा 4 दिन से पड़ा है। बिहार का है ये, बिहार का मुर्दा, इसको कोई ले जाने वाला नहीं है। हालात एक जगह से हो तो तसल्ली की जाए, लेकिन प्रतापगढ़ से प्रयागराज तक, लखनऊ से लेकर कानपुर तक कलंक की कहानियों की लंबी फहरिस्त है। तो फिर क्या कहा जाए? तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन इसकी विभीषिका को आप फिर भी समझ जाएंगे। कानपुर के हैरिट अस्पताल में महिला तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। महिला के 2 परिजन उसे संभाल रहे हैं। भगवान के जयकारे चीख चीख कर लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धरती के भगवानों के पास से संसाधन भी खत्म हो गए हैं और संवेदना भी। संवेदना की बात इसलिए क्योंकि जब महिला तड़प रही थी तब डॉक्टर वहां नहीं आए और मौत के बाद तुर्रा छोड़ा गया कि परिजनों की लापरवाही ने महिला की जान ली। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बरेली से सामने आई, जहां रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के बाहर ये महिला पति के इलाज की गुहार लगा रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इनके एम्बुलेंस को बाहर करके मेन गेट पर ताला लगवा दिया। हमारे पति है। आप कितनी देर से खड़े यहाँ पे? अरे 9 बजे से खड़े हैं। पहले गाड़ी अंदर कर ली, 2 घंटे अंदर रखी, फिर बाहर निकाल दी गाड़ी। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं मतलब बेड ही खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है। तो पहले अंदर कर ली, 2 घंटे अंदर खड़ी रही, फिर बाहर कर दी। तो करीब कितने घंटे हो चुके हैं आपके यहाँ पे? हमें 3 घंटे हो गए यहाँ पर। ये भर्ती नहीं कर रहे हैं? 9 बजे से हम वहाँ से घूम रहे हैं, घर से निकले हुए हैं। हमारे पास कितनी हालत खराब है, लैट्रिन बाथरूम कपड़ों में ही कर रहे हैं। 9 बजे से खड़े पड़े हैं आप लोग हैं? हाँ, भर्ती नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल के गेट का ताला मार दिया है। एक तरफ बदहाली है तो दूसरी तरफ उन माननीयों की मनमानी, जिन पर हालात को संभालने की जिम्मेदारी है। मुरादाबाद में हो रहे इस जश्न की तस्वीर को देखिए। यहाँ पर सूबे के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे की शादी हो रही है, लेकिन मास्क के दुखों को छोड़कर किसी के चेहरे पर नजर नहीं आएगा। जब व्यवस्था संभालने वालों का ये हाल हो तो समझना मुश्किल नहीं कि प्रदेश किस वजह से एक एक सांस के लिए तड़प रहा है। बदहाली से भरे इस हालात में हर किसी के जहन में सवाल है कि हम उधार सरीखी जिंदगी को कब तक ढोते फिरेंगे। हाल ही में नौकरी से वीआरएस लेकर एमएलसी बने एके शर्मा से जब एबीपी गंगा ने सवाल किया तो वो मौन होकर निकल गए। बनारस में सर आपको प्रधानमंत्री ने यहाँ का प्रभारी बनाया है। सर जनता करा रही है, ऑक्सीजन की कमी है। सर जनता जवाब चाहती है, एबीपी गंगा के दर्शक जवाब चाहते हैं। क्या है स्थिति? तो हालात देखकर आप समझ जाइए कि आपकी जिंदगी आपके ही हाथ में है। अगर लापरवाही हुई, तबीयत बिगड़ी, तो फिर अस्पताल, ऑक्सीजन, इंजेक्शन मिलेगा या नहीं, ये बात यक्ष प्रश्न हो जाएगी। खबर गाजीपुर से, जहां पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे। यहां पर कोविड-19 महामारी के बीच बिना मास्क लगाए प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि कोरोना अभी बच्चा है
और स्कूल जाएगा, लेकिन चुनाव के मैदान में नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के पति और पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह पर भी हमला बोला। हम सुनो इधर, चुनाव लड़ रहे हो ना। और बलिया में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन तैयारी में जुटा है, जिससे बलिया में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो पाए। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को लेकर भी बैठक हुई। डीएम और एसपी ने इस दौरान सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक की और चिताया कि किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को तीसरे चरण में बलिया में पंचायत चुनाव की वोटिंग होनी है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शांतिपूर्ण वोटिंग कराना है। बलिया जनपद में तृतीय चरण में मतदान हो रहा है पंचायत चुनाव का 26 तारीख को। कोविड गाइडलाइंस का पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, न सिर्फ पोलिंग पार्टीज की रवानगी के दौरान बल्कि पूर्ण मतदान प्रक्रिया और उसके बाद मतगणना के दौरान भी शांतिपूर्ण मतदान हो। इसके लिए सभी एसडीएम सीओज के द्वारा क्षेत्र में निकल के बैठकें की जा रही है। इसी क्रम में मेरे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी जिला स्तर पर जितने प्रत्याशी इस चुनाव में उतर रहे हैं मैदान में। औरैया में भी पुलिस और प्रशासन ने पंचायत चुनाव को लेकर कमर कस ली। इस दौरान पुलिस की तरफ से संवेदनशील इलाकों में मार्च निकाला गया। वहीं औरैया के बिधुना ब्लॉक इलाके के कई संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ और पीएससी के जवानों के साथ पुलिस वालों ने मार्च निकाला। कराने के निमित्त सर्किल वाइज पूरे जिलों में आज जो है बिधुना का नंबर है, फोर्स हमारे शहर में मिला हुआ है, थाने का फोर्स, पूरा रूट मार्च हम कर रहे हैं। यहाँ पर एरिया डोमिनेशन जो संवेदनशील अति संवेदनशील है, अभी रुडूगंज हम जाएंगे, फिर खुदरकोट, उसके बाद एरवा कटरा के कुछ बूथ है वहाँ पर जाएंगे। और एक मैसेज है कि किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी होने नहीं दी जाएगी। तो लगातार कोशिशें चल रही हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो। और अब पश्चिमी यूपी की खबरों को देख लेते हैं फटाफट। चलिए शुरू करें। कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है, जिसके चलते आगरा जिला प्रशासन दिन रात ऑक्सीजन की आपूर्ति में लगा है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जिले में भारी मांग के बीच ऑक्सीजन की कमी ना हो। बागपत में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दिए बिना ही गंभीर हालत में कोविड-19 के मरीज का उपचार चल रहा था। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने मरीज को कोविड-19 अस्पताल रेफर किया। मेरठ मेडिकल कॉलेज से दिल दुखाने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वायरल वीडियो से ऑक्सीजन की कमी का अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अफरा तफरी मची है। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली। जिला मलखान चिकित्सालय में बच्चे कोविड की जांच कर रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मथुरा में शमशान घाट पर सौदेबाजी का सिलसिला जारी है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए मथुरा के शमशान घाट पर 15 से 20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। पैसों के अभाव में शव घंटों जमीन पर पड़े। शामली में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक दूसरे युवक को अवैध तमंचा दिखा रहे हैं। वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बिजनौर में आरा मशीन के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए की लकड़ी जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। भारत चीन सीमा के नजदीक ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर टूटने की घटना का सीएम ने फीडबैक लिया और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पूरे चमोली में अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और सभी परियोजनाओं पर रात में काम रोकने के आदेश जारी किए गए। बीआरओ के आला अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और मलारी से आगे बाराहोती के रास्ते में ग्लेशियर टूटा है। हालांकि इस इलाके में आम आदमी की आवाजाही नहीं है, लेकिन ग्लेशियर टूटना कितना खतरनाक हो सकता है, कुछ महीने पहले आपने ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में देखा था। सेना और अर्धसैनिक बल क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा के पास एक ग्लेशियर टूटा है, जिसके बाद अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जितने भी प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं उन सभी को रात को वहां से काम रोक दिया गया है और इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से बात हुई, सूचना का तत्काल संज्ञान लिया है। उत्तराखंड को पूरी मदद देने का उन्होंने आश्वासन दिया है और आईटीबीपी को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, जो ग्लेशियर टूटा है ये कितना खतरनाक हो सकता है और किन इलाकों तक तबाही मच सकती है, इससे क्या आशंकाएं हैं?
फलदेश देखिए, जहाँ पर ये घटना हुई है जिसकी सूचना मिल रही है वो इनर लाइन वाला एरिया है जहाँ पर आईटीबीपी और मिलिट्री और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिविलियन का जो प्रवेश नहीं है, तो जो कल शाम की घटना है करीब, और उसके बाद अभी तक चूंकि बीआरओ की टीम वहाँ पर कल ही रवाना हो गई थी, मुख्यमंत्री ने अलर्ट घोषित कर दिया था। लेकिन एक सुकून की बात यह है कि जो वहाँ से नदी होकर आती है धौली गंगा, बारावती एक नदी है, बारावती से आगे आकर धौली गंगा, जहाँ पर पहले भी एक एवलांच आया था रैनी गांव के पास, धौली गंगा यहाँ से आकर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। तो इसका जलस्तर हमने चेक भी करवाया है, तो जलस्तर में तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, और अगर ऐसी कोई स्थिति होती तो जलस्तर भी बढ़ता, क्योंकि वहाँ पर मौसम खराब है, लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है, तो इसलिए वहाँ से सूचना आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर ग्लेशियर की वो रेंज बहुत होती तो अब तक अलकनंदा का जलस्तर भी बढ़ गया होता। तो इसीलिए फिर भी जब तक वहाँ से बीआरओ की टीम वहाँ से लौट कर वापस कोई अपडेट ना कर दे, कोई सूचना न दे दे, तब तक थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। तो आसपास के एरियाज में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। बीआरओ की टीम वहाँ पर लगातार घूम रही है। आईटीबीपी की चौकी और बीआरओ की चौकी जहाँ ये हिमखंड गिरा है उसके बहुत नजदीक है। बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो एवलांच आया था उसने तबाही मचाई थी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से, सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोविड के हालातों पर सभी दलों के नेताओं से रायशुमारी करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। विपक्ष कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार आरोप लगा रहा है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में यह सर्वदलीय बैठक होगी। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के चलते एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में शाम 4 बजे यह बैठक होगी। तो बैठकों का दौर लगातार जारी। आज सचिवालय में सीएम रावत अहम बैठक लेंगे। सुबह 10 बजे सभी जिलाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारी जुड़ेंगे। कोरोना के हालात पर समीक्षा करेंगे सीएम रावत और बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उसमें इनका बैठक लेना जरूरी है। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से तेजी के साथ उत्तराखंड में हालात बिगड़ रहे हैं, चाहे मैदानी इलाके हों चाहे पहाड़ी इलाके हों, ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक ये हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि तमाम जितने भी ज़िले हैं उनके ज़िलाधिकारियों से फीडबैक ली जानी है कि उनके ज़िले में इस वक्त क्या स्थिति है, और उसी स्थिति को देखते हुए कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे। जैसे कि हम बात करें तो देहरादून में शनिवार रविवार इन दोनों दिनों पर पूरी सख्ती की गई है, और प्रदेश में सिर्फ रविवार को सख्ती है, और इसके साथ ही तमाम और चीज़ें जो हैं जारी की गई हैं। तो ये पता आज करने की कोशिश की जाएगी कि हर ज़िले में क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री खुद स्वयं इसकी फीडबैक लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिला अधिकारी, बड़े अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि जो पिछले 24 घंटे रहे वो धीरे धीरे स्थिति और ज़्यादा खराब उत्तराखंड में होती जा रही है। एक बार फिर से 49 मौतें इन 24 घंटों में हुई हैं, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा मौतें हैं 24 घंटों के भीतर। संख्या बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। 4000 से ज़्यादा मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। ऐसे में बहुत अहम कदम और एहतियात के साथ आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है, और तमाम जो अस्पताल हैं उनमें भी अब उतनी पूरी व्यवस्थाएँ नहीं हैं, यानी कि ज़रूरतें ज़्यादा हैं, और जो संसाधन है वो काफ़ी कम पड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है मुख्यमंत्री की, जो कि वो आज लेंगे, और तमाम इस फीडबैक के साथ ही किस तरीके की आगे और ज़्यादा सख्ती और एहतियात के साथ आगे बढ़ना है, इन विषयों पर मंथन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, क्योंकि 1 मई के बाद से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी को टीकाकरण किया जाना है, और ऐसे में प्रदेश में टीकाकरण को लेकर क्या स्थिति है, किस तरीके से न्याय पंचायत ग्राम बिल्कुल रवि, तो आंकड़े कहीं ना कहीं डराने वाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है। बहुत शुक्रिया आपका।